नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश आज का राजस्थान, जिला खैरथल। खैरथल तिजारा के गांव किशनगढ़ बास से 17 अगस्त की दोपहर थाने पर एक महिला मिथिलेश शर्मा ने फ़ोन किया। मिथिलेश शर्मा ने फ़ोन करके ये बताया कि मैं इस मकान के जो मालिक हैं राजेश शर्मा, उनकी पत्नी हूँ और मेरे छत में एक नीले रंग के ड्रम से बहुत तेज बदबू आ रही है। खैर, पुलिस पहुंची। पुलिस ने उस ड्रम में कुछ कपड़े ऊपर से रखे गए थे, उसको हटाया। पुलिस देखकर चौंकी कि उसमें एक व्यक्ति की लाश है और उस लाश के ऊपर से बड़ी मात्रा में नमक डाला गया है। लेकिन ये नमक वो जो सॉलिड वाला है वो वैसा नहीं, पीसा हुआ नमक डाला गया था, लिहाजा वो गल के नीचे चला गया था। खैर, पुलिस ने पूछताछ शुरू की। जो महिला थी मिथिलेश शर्मा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसके घर में एक किराएदार, उसका लड़का जितेंद्र शर्मा लेकर आया था और उस जो किराएदार थे उन्होंने अपना नाम, यानी मेरे बेटे ने उन किराएदार का नाम सूरज और उसकी पत्नी सुनीता के रूप में हम लोगों से परिचय कराया था और ये भी बताया था कि ये जितेंद्र शर्मा यानी मिथिलेश शर्मा का बेटा वहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक भट्ठे पर मुनीम का काम करता था और उसने बताया कि साहब ये लोग ये दोनों ही उसी भट्ठे पर काम करते हैं और मेरे बड़े नज़दीक हैं। उसको बताया उसने सूरज को कि मेरा दोस्त भी है और चूँकि पानी बरस गया है, भट्ठा बंद हो गया है, तो ये लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, शाहजहाँपुर के संभवतः। तो वहाँ से ये यहाँ रुककर कुछ दिन काम करेंगे और काम अगर नहीं मिला तो वापस लौट जाएंगे उत्तर प्रदेश और जब फिर ईंट का भट्ठा शुरू होगा तब फिर वो यहाँ पर आएंगे। ये बात उसने पुलिस को बताई। पुलिस ने जानकारी करनी शुरू की कि ये सुनीता और सूरज नाम के आदमी कौन हैं। लेकिन इसी बीच में जो जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई थी या जिसकी लाश उस नीले ड्रम में मिली थी, उसका सूरज नाम बताया मकान मालकिन ने कि ये सूरज है और इसकी पत्नी सुनीता है। पुलिस ने पूछा भाई सुनीता कहाँ गई? उसने कहा साहब सुनीता, मेरा पति, मेरा बेटा जितेंद्र और एक बच्चा जो उसके साथ में था, ये तीनों गायब हैं जो सुनीता के साथ था। तो पुलिस भी थोड़ा सा हैरान हुई कि क्या बात है, इसका लड़का चला गया, लड़के ने ही इनको किराएदार के रूप में इस घर में रखा था, टेम्परेरी रखा था और ये कहा था कि अगर इनको काम मिल गया यहाँ पर तो ये यहीं रहेंगे, किराए पर रहेंगे। किराया भी 1500 रुपये उसका तय किया गया था। तो पुलिस को जो नेचुरल डाउट था वो शिकायतकर्ता यानी जिसने सूचना दी थी मिथिलेश शर्मा, उसके बेटे पर हुआ, जितेंद्र पर। तो जितेंद्र के बारे में जब डिटेल बातचीत की गई तो मिथिलेश शर्मा ने बताया कि करीब 14 साल पहले उसके बेटे जितेंद्र की शादी शशि शर्मा नाम की एक महिला से हुई थी। उन दोनों के एक बच्चा भी था और 3 साल बाद ही, यानी शादी के 3 साल बाद ही, एक दिन शशि घर में पोछा लगा रही थी और कूलर में करंट आ गया और करंट लगने से ही उसकी मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद पड़ोस में रहने वाले एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे, भगीरथ गौड़, उनका बेटा था दिनेश और उसकी पत्नी के संपर्क में आ गया जितेंद्र, ऐसा उसकी माँ ने ही बताया और उन दोनों में आपस में प्यार हो गया। ये शब्द भी उसकी माँ ने ही इस्तेमाल किया। खैर, जब महिला के ससुराल वालों को, यानी उसके ससुर जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे,
उनको और बाकी लोगों को इन दोनों के संबंध का पता लगा तो फौरन अपनी बहू यानी अपने बेटे दिनेश की पत्नी को उन्होंने अपने पीहर भेज दिया और ये कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक ये अपने पीहर में ही रहेगी। थोड़े दिन बाद ही मिथिलेश शर्मा बताती हैं कि थोड़े दिन बाद ही महिला अपने पीहर से भागकर आई और घर में ही जितेंद्र के साथ रहने लगी। जितेंद्र और वो महिला यानी पड़ोसी पुलिसकर्मी की बहू ये दोनों भागकर आ गए और पति पत्नी की तरह रहने लगे। यही नहीं, जब वो जितेंद्र की पत्नी की तरह रहने लगी वो तो उसने ये भी बताया कि अपने ससुर यानी उस रिटायर्ड पुलिसकर्मी और अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखाया और भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता भी मांगना शुरू किया। यानी दोनों के बीच मुकदमेबाजी भी होने लगी। वो अपने पति का घर छोड़ के अपने ससुर को छोड़कर और जितेंद्र के साथ रह रही थी। शादी लेकिन दोनों ने नहीं की थी। तो जितेंद्र की माँ कहने लगी कि हम उसको समझा रहे थे कि हम तुम्हारे लिए अच्छी सी बहू ढूंढ रहे हैं, तमाम शादियां आ रही हैं और हम तुम्हारे लिए शादी का इंतज़ाम, तुम्हारे लिए एक लड़की हम लोग देख रहे हैं, शादी कर देंगे ताकि वो तुम दोनों लोग आराम से रह सको, पति पत्नी। ये कब तक ये सब चलेगा कि दूसरे की पत्नी ले आए हो और उसके साथ रह रहे हो। माँ ने फिर ये बताया कि करीब 1.5 महीने पहले एक दिन जितेंद्र अपने साथ सूरज और सुनीता को लेकर आ गया और उसने सूरज और सुनीता नाम बताया जो आज तक उनके घर वाले यही जानते हैं। जितेंद्र ने जब उनको इंट्रोड्यूस कराया अपने माँ बाप से तो ये बताया कि ये मेरा दोस्त है, भट्ठे पर मेरे साथ काम करता है, अभी भट्ठा बंद हो गया है इसलिए वापस यूपी अपने गांव जा रहा है। 4-6 दिन हमारे यहाँ रुकेगा और अगर ऊपर वाले कमरे में रुकेगा, काम धंधे की तलाश करेगा, काम मिल जाएगा तो यहीं किराया देकर रहेगा और अगर नहीं मिला तो गांव चला जाएगा। जितेंद्र की मां ने बताया कि सूरज को कोई काम मिल भी गया था। जितेंद्र और सूरज अक्सर साथ में ऊपर बैठकर शराब भी पीते थे। इसके बाद जितेंद्र नीचे आकर सो जाता था। कभी ऐसा नहीं लगा कि जितेंद्र का सूरज की पत्नी सुनीता के साथ कोई रिश्ता बन रहा हो। हाँ, सुनीता कई बार मुझसे ये कहती थी कि सूरज शराब बहुत पीता है और उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, घर में पैसा बिल्कुल नहीं है और जो कुछ भी पैसा ये अपनी मजदूरी से, अपनी नौकरी से ले आता है वो शराब में उड़ा देता है। जितेंद्र की माँ के बाद पुलिस ने भगीरथ गौड़ से बात करनी चाहिए जिसकी बहू के साथ जितेंद्र के संबंध थे और वो दोनों एक साथ रहा करते थे। रिटायर्ड पुलिसकर्मी भगीरथ गौड़ ज्योतिषी का काम भी करते थे और भगीरथ गौड़ ने कहा कि जितेंद्र ने ये एक ही हत्या नहीं की बल्कि 3 परिवारों को ख़त्म कर दिया। भगीरथ गौड़ का आरोप है कि उसकी अपनी पत्नी शशि की मौत आज भी विवादित है। उसकी मौत कूलर के करंट से लगने से बताई जाती है जबकि वो जिस समय करंट की बात बताई जा रही थी उस वक्त चप्पल पहने हुए थी। उसके पेट पर स्त्री यानी प्रेस, लोहा जिसे कहते हैं, प्रेस के बड़े स्पष्ट निशान, गरम प्रेस के स्पष्ट निशान बने हुए थे। उसके पीहर वाले गरीब थे इसलिए इसने उनको मैनेज कर लिया। भगीरथ गौड़ ये कह रहे थे, बयान में उन्होंने पुलिस को बताया कि हम जितेंद्र के परिवार को अपना परिवार मानते थे। उसने हमारे ही बेटे की बहू के साथ गलत काम किया। वो जितेंद्र के घर में बिना शादी के ही उसके साथ रहने लग गई। जितेंद्र उसे बहुत दिन अपने साथ नहीं रख पाया। अब पता चला है कि जितेंद्र अपने घर में ही उसने जिस व्यक्ति की पत्नी के साथ उसने संबंध बना लिए थे
उसने उसके पति की हत्या करवा दी या हत्या कर दी। इसी बीच में पुलिस ने जब उस मकान की अच्छे से तलाशी ली, जब पोस्टमार्टम हो के बॉडी वॉडी आ गई, तलाशी ली, तो उसी व्यक्ति जिसको ये सूरज कह रहे थे, उसका आधार कार्ड मिल गया। और जब आधार कार्ड मिला तो उसमें उसका नाम हंसराज लिखा हुआ था। तब फिर ईंट भट्ठे से और बाकी जगह से पता करते करते पता हुआ कि इसका वास्तविक नाम हंसराज है, और अपने माँ बाप से झूठ बोलकर इसको सूरज के नाम से उसने अपने घर में टिका लिया था। पुलिस ने ईंट भट्ठे पर जाकर रिकॉर्ड्स की जांच की तो पता लगा हंसराज, जिसको इसने सूरज बताया था अपने घर में टिकाने के लिए, वो हंसराज था। और उसकी पत्नी, जिसका नाम उसने सुनीता बताया था, वो लक्ष्मी नाम था उसका। उसी नाम से उनकी तनख्वाह, उनकी अटेंडेंस, ये सब ईंट भट्ठे पर लगा करती थी। ईंट भट्ठे पर काम करने वालों ने बताया कि यहीं पर जितेंद्र और लक्ष्मी के बीच अवैध संबंध हो गए। ईंट भट्ठे का मुनीम, जिन लोगों को ईंट भट्ठे का आइडिया हो, या पुरानी फिल्मों में जिन्होंने देखा हो कि लाइन लगा के ईंट भट्ठे के लोगों को पैसा देता है, वो मुनीम है। जीवन ये काम बहुत, मतलब अभिनेता जो जीवन थे, वो ईंट भट्ठे के मुनीम का काम, मतलब उसमें रोल में बहुत किया करते थे। मुनीम बड़ा अहम होता है किसी भी ईंट भट्ठे पर। 400-500 लेबर को एक साथ डील करता है। महिलाएं उसमें ज़्यादा होती हैं। भट्ठे पर काम करने वाला लेबर सपरिवार रहता है। कभी कभी परिवार अगर बड़ा है तो उस भट्ठे पर काम करने वाले की बेटियां और बहनें भी साथ में काम करती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ईंट भट्ठे का मुनीम क्या क्या करता रहा होगा। और यही बात वहाँ ईंट भट्ठे वालों ने बताई कि जितेंद्र जो मुनीम था, उसका लक्ष्मी के साथ अवैध संबंध वहीं पर हो गया। चूँकि उसका लेबर था हंसराज, तो जितेंद्र किसी न किसी बहाने अक्सर दिन में हंसराज को काम के सिलसिले में बाहर भेज दिया करता था और खुद लक्ष्मी के पास चला जाता था। और उसके बाद जब ईंट भट्ठा बंद हो गया और सभी जो वहाँ पर ईंट का काम ईंटा पाथने वाले लोग बहुत टेक्निकल होते हैं, जानकार लोग होते हैं। उसे ईंट के साँचे में ईंटें को ढालना, उन्हें प्रॉपर ऐसे रखना कि वो डी शेप ना हो, एक के ऊपर एक, जब कच्चे रहें तो उनको एक के ऊपर एक लगाना ताकि वो टूटे नहीं, और उसके बाद फिर उसी तरह से भट्ठे के भीतर उसे लगाकर उसके ऊपर ईंट और बाकी चीज़ें, उसके ऊपर कोयला और बाकी चीज़ें लगा देना, ताकि जब उनको पर्याप्त हीट मिल जाए तो फिर वो गर्म हो जाएं, पक्के हो जाएं और पक्की ईंट हो जाए, और पैसा पक्की ईंट का ही ज़्यादा मिलता है। तो उसके बाद फिर मृतक की जांच पड़ताल शुरू हुई तो ये पता लगा कि उस किशनगढ़ बास की उस आदर्श कॉलोनी में, जहां ऊपर छत के कमरे में रखी हुई नीले रंग के ड्रम में जो लाश मिली थी, वो यूपी के शाहजहांपुर ज़िले के नवादिया नवाजपुर के रहने वाले हंसराज की थी, जिसको जितेंद्र के घर वाले सूरज के नाम से जानते थे। बदबू आने पर मकान मालिक राजेश शर्मा की पत्नी मिथिलेश ने ही पुलिस को कॉल किया था, और पुलिस ने जब उस लाश को निकाल कर देखा तो पता लगा धारदार हथियार से उसके गर्दन को काटा गया था और शरीर पर धारदार हथियार से कई वार थे, और उसे ड्रम में भर के उसके ऊपर नमक डाल के रखा गया था। हंसराज की पत्नी लक्ष्मी 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो किशनगढ़ बास में ईंट भट्ठे पर काम करती थी। जितेंद्र ने ही खुद पति पत्नी को लाकर किराए पर रखा था। हंसराज नशे का आदी था और अक्सर जितेंद्र के साथ बैठकर शराब पीता था। घटना के बाद से हंसराज की पत्नी सुनीता और उसके बच्चे गायब थे, और जितेंद्र भी उसी दिन से गायब था। हालांकि परसों ही जितेंद्र और लक्ष्मी दोनों की ही पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। सवाल ये है कि उसने जितेंद्र ने घर वालों को क्यों इतना गुमराह किया, नाम सही क्यों नहीं बताया।
शायद इसलिए कि अगर सही नाम बताएंगे तो घर वाले पता करेंगे इनके और घर वालों से पूछताछ करेंगे, खबर करेंगे। जैसे पुराने उसके पड़ोसी रिटायर्ड पुलिसकर्मी की बहू को के बारे में उसके पीहर को पता लग गया। इन लोगों ने उसे उसके पीहर भेज दिया। हालांकि वहाँ आस पड़ोस के लोग और जितेंद्र के माता पिता आज भी उन दोनों का, मृतक का नाम सूरज और उसकी पत्नी का नाम सुनीता ही जानते हैं। जितेंद्र की मां ने, मिथिलेश शर्मा ने पुलिस को ये बताया कि 7-8 दिन पहले हंसराज की पत्नी लक्ष्मी मेरे पास आई और उसने मुझसे नीला ड्रम मांगा। चूँकि मेरे ईंट भट्ठे पर बहुत ढेर सारे ड्रम पानी के लिए इकट्ठा किए जाते थे और जब वहाँ काम ख़त्म हो गया, भट्ठा बंद हो गया, तो वो 7-8 ड्रम मैं भी अपने घर पर ले आई थी। तो उसने कहा कि मुझे एक ये ड्रम दे दीजिए। तो मैंने उससे पूछा काहे के लिए चाहिए। तो उसने कहा कि अब यहाँ पर 2-2, 3-3 दिन पर पानी आता है, पानी इकट्ठा करने के लिए मुझे ड्रम दे दीजिए। पुलिस ने मिथिलेश से पूछा कि आपको जरा सा भी आशंका नहीं हुई कि ये आखिर ड्रम क्यों मांग रही। बोले मुझे ये बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये किसी हत्या की साजिश ये लोग रच रहे हैं। अब इस घटना की सूचना जैसे ही अखबारों में छपी, लोगों को मेरठ की उस नीले ड्रम वाली पहली घटना की याद ताज़ा हो जाती है कि साहब वही मुस्कान, वही सौरभ, वही साहिल, और एकदम से सबके सामने वही, और बल्कि सारे अखबारों ने इसकी तुलना मेरठ के ही उस घटना से की थी जिसमें मुस्कान और साहिल ने मिल के अपने पति सौरभ को नीले ड्रम में भर के सीमेंट में जमा दिया था। मिथिलेश शर्मा ने ही सबसे ज़्यादा सारी सूचनाएं पुलिस को बताई थीं। उसने ये भी बताया कि खैरथल तिजारा जिले से 27 किलोमीटर दूर कोट कासिम कस्बे में पुरगांव में उनका खुद का ईंट का भट्ठा था। इनका मिथिलेश और उनके पति राजेश का, वो राजेश शर्मा ही चलाते थे। बहुत दिनों से वो ईंट भट्ठा बंद है और वहीं के ड्रम वो लाकर वहाँ उन्होंने भट्ठा बंद होने के बाद अपने घर में रखे थे, जिनमें से एक ड्रम उसकी पत्नी, जिसको वो सुनीता के नाम से जानते थे लेकिन उसका नाम लक्ष्मी था, वो उससे मांग कर ले गई थी, जिसमें हंसराज का शव मिला था। उसने आगे बताया कि मेरा बेटा जितेंद्र और हंसराज खैरथल तिजारा से करीब 35 किलोमीटर दूर भिंडूसी गांव में एक ईंट भट्ठे पर काम करते थे। मेरा बेटा मुनीम था। हंसराज और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी मजदूरी करते थे। जितेंद्र और हंसराज दोनों दोस्तों की तरह रहते थे और अक्सर साथ बैठकर शराब भी पीते थे। उसने आगे बताया कि एक दिन लक्ष्मी ने आके मुझसे ये बताया कि वो मेरा पति शराब का आदी है, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इस पर मैंने उससे कहा था कि मेरा घर खाली कर दो, तुम्हारा पति शराब पीकर हंगामा करता है और मेरे बेटे को भी शराब की लत वो लगवा रहा है। इस पर लक्ष्मी ने कहा था कि हम बहुत जल्दी मकान खाली करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही ये घटना हो गई। पुलिस ने ढेर सारे एविडेंस नोट किए। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 14 साल का पोता और राजेश की पत्नी मिथिलेश से मिली थी। मिथिलेश ने बताया कि जितेंद्र की पत्नी की 12 साल पहले मौत हो गई और इस समय मिथिलेश के पति राजेश शर्मा प्रॉपर्टी के कारोबारी हैं। और ये भी उसने बताया कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी के चलते वो बाज़ार गई थी और उसके बाद लौटी तो उस घर में सुनीता और उसके बच्चे दिखाई नहीं दिए। शाम तक जितेंद्र नहीं लौटा। अगले दिन दोपहर बाद जब ऊपर से मैं कई बार झांकने गई कि बच्चे कहाँ चले गए, तो जब उस ड्रम से बदबू आई तब मैंने पुलिस को सूचना दी थी। आज की घटना देखिए, राजस्थान की आज जो मैंने घटना बताई है,
इसने मेरठ के साहिल मुस्कान वाली घटना की याद एकदम ताज़ा कर दी। नीला ड्रम आते ही नीले ड्रम पर 100 से ज़्यादा 200 तक मीम्स और रील्स बने होंगे। उस समय बिल्कुल बाढ़ आ गई थी नीले ड्रम के रील्स और मीम्स की। और ठीक उसी तरह यहाँ भी उसी नीले ड्रम में पति की हत्या करके पति और उसके प्रेमी ने पत्नी और उसकी प्रेमी ने मिलकर हत्या करके गर्दन काट के शरीर में कई जगह घाव करके उसे ड्रम में भर दिया और उसके ऊपर नमक डाल दिया और दिमाग पूरा लगाया कि थोड़े दिन में ये लाश गल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बदबू को कहाँ ले जाते वो लोग। नमक शायद कम पड़ गया होगा क्योंकि बरसात का दिन है, बरसात में नमक बहुत जल्दी ह्यूमिडिटी पकड़ के एकदम पानी हो जाता है। इन लोगों ने पिसा हुआ नमक डाला उस पर और बहुत जल्दी ही वो गल के तलहटी में पहुंच गया और जो हिस्सा खुला रह गया उसी में वो शव की जो बदबू थी वो बहुत जल्दी पूरे घर में फैल गई। जितेंद्र की काम पिपासा किसी नर पिशाच से कम नहीं थी। उसकी अपनी पत्नी, फिर उसके पड़ोसी रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की पत्नी, फिर उसके साथ भट्ठे पर वो जिससे काम कराता था उसकी पत्नी। तो अंत में लक्ष्मी को पाने की चाहत में, या यूँ कहें कि लक्ष्मी के संबंधों में कोई रुकावट न हो, इसलिए दोनों ने मिलकर लक्ष्मी के पति की हत्या कर दी और उन्हें नीले ड्रम में भर दिया। मैंने मेरठ की दोनों घटनाओं का जिक्र करते समय, एक तो वही साहिल मुस्कान जिसमें सौरभ की लाश को काट के ड्रम में भर के सीमेंट से जमा दिया गया था, दूसरी कुछ ही दिन बाद दूसरी जो घटना हुई थी कि पति को मारने के लिए प्रेमी वो सांप सपेरों से बिना जहर वाला सांप खरीद कर ले आया 3-4 हज़ार रुपये में। रात में उन्होंने मिलके पति को मार डाला, पत्नी और उसके प्रेमी ने, और फिर उसके शरीर को उठा के उस सांप को उसकी पीठ के नीचे दबा दिया। और जब वो दबा निकलने के लिए छटपटाया तो उसने शरीर में 8-9 जगह उसमें जो स्नेक बाइट होते हैं 2-2 निशान वो उसमें पड़ गए। हालांकि उसमें जहर नहीं था, लेकिन जब पब्लिक ने देखा तो उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। उन लोगों को लगा कि शायद सोते समय सांप इसके बिस्तर पे चढ़ा, करवट बदलते समय वो दब गया और उसने शरीर में इतनी जगह काट लिया कि वो मर गया। लेकिन खुली बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जिसमें गला दबाकर स्ट्रेंगुलेशन से हत्या होना आया, तब जाकर ये पता लगा कि पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर ये घटना कारित की थी। तो इन दोनों घटनाओं को बताते समय मैंने बताया था कि समाज में ये जो टेंडेंसी आई है कि शादीशुदा पत्नियां और शादीशुदा पति अपने संबंधों के लिए पति या पत्नी की, अपने पति या पत्नी की हत्या कर रहे हैं, बहुत ही ख़राब ट्रेंड है ये। और एक दो नहीं, मैंने तो पूरी सीरीज़ आपको पतियों की हत्या के बारे में बताई थी और उसके बाद उसे बंद कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल जैसे मैं कह रहा था आजीज़ आ गया था मैं। लेकिन धीरे धीरे अब एक एक करके जो घटनाएं लेटेस्ट हो रही हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो संबंधों के लिए पति या पत्नी की हत्या कर रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि उसका परिणाम क्या होगा। जब लंबे समय तक ये लोग जेल में रहने के बाद छूट कराएंगे तो सारा नशा काफूर हो जाएगा। साथ रहने के लिए जहां इन लोगों ने हत्या की है पतियों की, तो वो साथ भी नहीं रह पाएंगे। जेलों में अलग अलग जेलें होती हैं, जेल में मिलने का कोई पर्पज़ नहीं होता, और फिर अगर ज़मानत हुई भी 2 साल 3 साल बाद तो उस समय बाहर आकर सारा नशा गायब हो चुका होगा। और अगर घटना की विवेचना ठीक से की गई होगी तो फिर जीवन भर जेल में ही काटना पड़ेगा ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं को। लेकिन लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेजार हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं है। जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल से जानकारी ले रहे हैं, टीवी से जानकारी ले रहे हैं, जो पढ़ से लिख सकते हैं वो अखबारों से जानकारी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी हरकत करने वालों का हमेशा
बहुत बुरा हश्र हुआ है, हमेशा बहुत बुरा हश्र हुआ है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। समय रहते अगर नहीं चेतेंगे तो उनका भी यही हश्र होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।